साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों पिछली कक्षा में हमने नाटक के अर्थ, परिभाषा एवं इनके भेद और उपभेद पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में नाटक के तत्व पर चर्चा होगी। आज की कक्षा प्रवक्ता की परीक्षा, नेट जेआरएफ की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी आप जैसे आगे देखेंगे तो तमाम ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। क्योंकि कक्षा पूरी तथ्यात्मक है, इसलिए यहाँ मैंने पूरा सूचना उसको नोट कर लिया है। तेजी से व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन सामग्री आपको दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखते हैं नाटक के तत्व। ठीक है, नाटक के तत्व की जब बात आती है साथियों, तो यहाँ दो बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। एक ये भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के तत्व, और दूसरा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के तत्व। ठीक है ना। तो भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के तीन महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। वो हैं, पहला यह है कथानक, दूसरा पात्र, और तीसरा नाटक से प्राप्त होने वाला रस। ठीक है ना। कथानक, पात्र और रस। ठीक है ना। कथानक से तात्पर्य क्या है? नाटक की कथा से है। पात्र से तात्पर्य नाटक के पात्र, नायक, नायिका और अन्य जो गौड़ पात्र होते हैं उनसे है। और उससे किस रस की प्राप्ति हो रही है, उस नाटक से रस का अर्थ हो रहा है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु, कथानक वही चीज है, कथा वही चीज है। वस्तु कहीं कहीं वस्तु कहते हैं, कहीं कथा वस्तु कहते हैं, कहीं कहीं कथानक कहते हैं। ठीक है ना। तो कथा वस्तु से तात्पर्य उस कथा से है जिसके आधार पर नाटक का पूरा मंचन होता है, नाटक लिखा जाता है, जिसके इर्द गिर्द पूरा नाटक जो है घूमता है, वो है कथा वस्तु। कथा वस्तु केंद्रीय चीज है। पात्र, पात्र से तात्पर्य उसमें नायक नायिका जो उसमें अन्य पात्र होते हैं। कथोपकथन से आप यहाँ साथियों अर्थ है संवाद का, संवाद का, डायलॉग्स का, एक दूसरे से, जिसको आप कहेंगे कि जो वार्ताएं होती हैं, कथन, उपकथन, कथोपकथन। ठीक है ना। उसके बाद देश काल, उस नाटक के मंचन से किस वातावरण की, किस परिवेश की उपस्थिति हो रही है, कैसा परिवेश है, वो देश काल के अंतर्गत आता है। नाटक की रचना का उद्देश्य क्या है, मंचन का उद्देश्य क्या है, और नाटक की शैली क्या है। यह जो है पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं। अब यहाँ जो आप इसमें थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे हम कथा के बारे में, कथा वस्तु के बारे में। कथा वस्तु के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। कथा वस्तु के विकास की कौन कौन से सोपान हैं, नाटक में कथा वस्तु के विकास के चरण कौन कौन से हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज है वह है प्रस्तावना। नाटक के कथा वस्तु की सबसे पहली चीज क्या है, उसके विकास की प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद कार्य विकास, उसके बाद कथा में संघर्ष की पराकाष्ठा यानी कथा के चरमोत्कर्ष की स्थिति, चरमोत्कर्ष के बाद नियति यानी परिणाम की प्रत्याशा, और अंत में नाटक की समाप्ति। ये नाटक कथा वस्तु के विकास के सोपान है। कथा वस्तु की प्रस्तावना, कथा वस्तु का कार्य विकास, और कथा वस्तु में जो चरमोत्कर्ष है यानी संघर्ष है उसकी पराकाष्ठा, उसके बाद नियति यानी परिणाम की प्रत्याशा, उसके बाद में समाप्ति। ठीक है। चलिए देखते हैं हम कथाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कथाओं के प्रकार साथियों 5 आधार पर हैं। तो पांचों आधारों पर तेजी से हम चर्चा करते हुए चलेंगे। आप आगे देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे अनेक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसके अंत तक जुड़े रहिए। हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। कथाओं के प्रकार जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। जो इसका विभाजन देखिए कह रहा है, इसका विभाजन 5 आधारों पर किया गया है। तो इसमें पहला आधार जो है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं, वह है अभिनय के आधार पर कथाओं का विभाजन। अभिनय के आधार पर कथाओं का विभाजन, इसमें भी 2 भेद हैं। पहला यह है दृश्य। अभिनय के आधार पर कथाओं का विभाजन 2 तरह किया जा सकता है। बहुत ध्यान दीजिए कि एक शब्द अभिनय के आधार पर कथाओं का विभाजन, दृश्य और सूच्य। दृश्य किसे कहा जाता है? कथा वस्तु का वह अंश जिसे अभिनेता मंच पर प्रदर्शित करता है। बहुत ध्यान से देखिए, कथा वस्तु का वह अंश जिसे अभिनेता मंच पर प्रदर्शित करता है, उसको क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं।
और अभिनय के आधार पर दूसरा भेद जो है वो है सूच्य। कथा वस्तु का वह अंश जो मंच पर दिखाया नहीं जाता अपितु इसकी सूचना मात्र दी जाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कथा वस्तु का वह अंश जो मंच पर, कथा वस्तु के का कुछ अंश ऐसा होता है जिसका मंचन किया जाता है, कुछ ऐसा होता है जिसका मंचन नहीं किया जाता है, जो दिखाया नहीं जाता मंच पर, उसकी सूचना मात्र दी जाती है। सूचना देने वाला अर्थोपक्षेपक, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, सूचना देने वाला अर्थोपक्षेपक कहलाता है। इसके 5 प्रकार होते हैं। सूचना देने वाला क्या कहलाता है? अर्थोपक्षेपक। यहाँ पीछे इस शब्द को ध्यान से देख लीजिए, यह 5 तरह के होते हैं। सूच्य जो है, दृश्य और सूच्य आपने देखा। सूच्य कितने तरह के? 5 प्रकार के। उसको आप देखिए इनके उपभेद। इसमें यह है, सूच्य से आपने समझ लिया कथा वस्तु का वह अंश जो मंच पर नहीं दिखाया जाता है। यह 5 तरह के होते हैं। इसमें पहला देखिए, पहला कह रहा है विष्कंभक। बहुत ध्यान से देखिए, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विष्कंभक का तात्पर्य है बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला। बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला विष्कंभक है। अगला देखिए, प्रवेशक। निम्न श्रेणी के सूचक पात्रों द्वारा बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना। निम्न श्रेणी के सूचक पात्रों द्वारा बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना, इसको क्या कहते हैं? प्रवेशक कहते हैं। यह देखिए एक शब्द यहाँ आया है चूलिका। यह प्रश्न कई बार, चूलिका क्या है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, चूलिका क्या है, यह हमने देखा है प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया है, नेट की भी परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न। चूलिका क्या है? तो यहाँ इसको ध्यान से देख लीजिए। नेपथ्य से, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना। पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से जो सूचना दी जाती है, नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना को कहते हैं चूलिका। इसका अगला भेद देखते हैं, किसका? सूच्य का। अंकास्य, अगला अंक प्रारंभ होने की सूचना का संकेत, इसको कहते हैं अंकास्य। और अगला है अंकावतार। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रथम अंक के वस्तु विच्छेद के बिना, बहुत ध्यान से देखिए, प्रथम अंक के वस्तु विच्छेद के बिना दूसरे अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ, इसको क्या कहते हैं? अंकावतार। तो इस पेज में साथियों आपने क्या देखा? नाटक के तत्व भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार। उसके बाद कथा वस्तु के विकास के सोपान आप देख लिए। अब कथाओं के प्रकार में आपने इस पेज में देखा अभिनय के आधार पर कथाओं के प्रकार। अब आगे अगले पेज में हम दूसरे आधार पर देखते हैं। साथियों, कथाओं का दूसरा प्रकार है संवाद के आधार पर कथाओं के प्रकार। अभी आपने देखा अभिनय के आधार पर कथाओं के प्रकार। अब ये दूसरा भेद है संवाद के आधार पर कथाओं के प्रकार। ये इसके देखिए 3 उपभेद हैं। पहला है सर्वश्राव्य। पहला है सर्वश्राव्य, कथा का वह अंश जो दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है। और ध्यान से देखिए इस लाइन को, सर्वश्राव्य, यहाँ इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। सर्वश्राव्य यानी सबके सुनने योग्य, कथा का वह अंश जो दर्शकों एवं अभिनेताओं के सुनने योग्य होता है। इसका दूसरा भेद देखिए संवाद के आधार पर क्या है? स्वगत। इसे आप हेडिंग से समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। किसी पात्र द्वारा बोली जाने वाली कथा का वह अंश जिसे सिर्फ वही सुन सकता है, दूसरे नहीं सुन सकते। किसी पात्र द्वारा बोले जाने वाली कथा का वह अंश जिसे जो बोले वही सुने, प्राय आप देखते हो कहा जाता है स्वगत कथन, है ना। तो किसी पात्र द्वारा बोली जाने वाली कथा का वंश जिसे सिर्फ वही सुन सकता है, दूसरे नहीं सुन सकते, उसको क्या कहा जाता है? स्वगत कहा जाता है। और इसका तीसरा भेद है साथियों नियत श्राव्य, कथा का वह अंश जो रंगमंच पर प्रदर्शन के समय कुछ चुने हुए पात्र सुन सकते हैं। कथा का वह अंश जो रंगमंच पर प्रदर्शन के समय कुछ चुने हुए कुछ पात्र सुन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? नियत श्राव्य। ठीक है। अब देखिए अगले आधार पर कथा प्रकार देखते हैं, वो है
लोक वृत्त के आधार पर, परीक्षाओं में एक बार पूछा जा चुका है, लोक वृत्त के आधार पर कथाओं के कितने प्रकार होते हैं, ये नाम दिया रहता है। लोक वृत्त के आधार पर निश्चित कथाओं का प्रकार कौन नहीं है, ये 3 दिया रहेगा, ये गलत दिया रहेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। लोक वृत्त के आधार पर कथाओं के प्रकार, पहला है प्रख्यात, पहला है प्रख्यात। प्रख्यात कथा यानी पुराणों, इतिहास एवं लोक प्रसिद्ध घटनाओं से संबंधित कथा को प्रख्यात कहते हैं। पुराणों, इतिहास एवं लोक प्रसिद्ध घटनाओं से संबंधित कथा को प्रख्यात कहते हैं। दूसरा है उत्पाद्य, रचनाकार द्वारा कल्पित कथा, यानी कल्पना के आधार पर जो कथा निर्मित की जाती है उसको उत्पाद्य कहते हैं। और तीसरा है मिश्र, यानी प्रख्यात और उत्पाद्य का जिसमें समन्वय हो, इतिहास एवं लोक प्रसिद्ध घटनाओं से संबंध के साथ साथ, पुराणों से संबंध के साथ साथ रचनाकार की कल्पना भी उसमें मिश्रित हो, उसका भी समन्वय हो, वो क्या होता है, वो होता है मिश्र। अब अगला देखते हैं, वो है फल प्राप्ति के आधार पर कथाओं के प्रकार। फल प्राप्ति के आधार पर कथाओं के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आधिकारिक और दूसरा होता है प्रासंगिक। आधिकारिक को साथियों मूल भी कहते हैं, आधिकारिक को क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। यह नायक अथवा मूल पात्र से संबंधित होती है। आधिकारिक या मूल जो है नायक अथवा मूल पात्र से संबंधित कथा होती है, जिसका क्रमशः विकास होते हुए वो नाटक के अंत तक जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है ये प्रासंगिक, प्रासंगिक को गौड़ भी कहते हैं। यह क्या है, यह कथा मूल कथा के विकास में सहायक व गौड़ पात्रों से संबंधित होती है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि यह मूल कथा के विकास में सहायक होती है और गौड़ पात्रों से संबंधित होती है। इस गौड़ कथा के या प्रासंगिक कथा के 2 उपभेद हैं, पताका और प्रकरी। पताका उसको कहते हैं ऐसी गौड़ कथा जो मूल कथा के साथ अंत तक चलती है। बहुत ध्यान से देखिए, ऐसी गौड़ कथा, ऐसी गौड़ कथा जो मूल कथा यानी आधिकारिक कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, उसको क्या कहते हैं, उसको पताका कहते हैं। और दूसरा भेद है प्रकरी, ऐसी गौड़ कथा जो मूल कथा के बीच बीच में घटनावश प्रयुक्त होती है, उसको प्रकरी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो इस पेज में आपने 3 भेदों को देखा। अब आइए हम कथाओं का जो है प्रकार में 5वां भेद जो है वो कथा विन्यास के आधार पर कथाओं के प्रकार, उसको देखते हैं। साथियों 5वां भेद है कथा विन्यास के आधार पर कथाओं के प्रकार। ये थोड़ा विस्तार में है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कथा विन्यास के आधार पर कथाओं के प्रकार का जब हम विभाजन करते हैं तो इनकी 3 स्थितियां होती हैं, कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधि। कार्यावस्था क्या है, कथानक के विकास द्वारा कार्य की सिद्धि कार्यावस्था कहलाती है। कथानक के विकास द्वारा कार्य की सिद्धि कार्यावस्था कहलाती है। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके 5 चरण हैं। पहला चरण क्या है, आरंभ। नाटक, ये आरंभ क्या है, ये नाटक का प्रारंभिक अंश। इसमें जो है नायक तथा मुख्य लक्ष्य के बारे में जानकारी होती है। नायक जो है उसका लक्ष्य क्या है और कथा का मुख्य लक्ष्य क्या है ना। तो यह आपको आरंभ से पता चलता है। दूसरा चरण है इसका प्रयत्न। नायक द्वारा सत्य के लिए प्रयास या जो संघर्ष किया जाता है, नायक द्वारा सत्य के लिए जो संघर्ष किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, इस अवस्था को प्रयत्न कहा जाता है। जो प्रयास किया जाता है उसके लिए प्रयत्न कहा जाता है। अब आगे देखिए, तीसरा है प्रत्याशा। अनेक कठिनाइयों, अनेक संघर्षों, अनेक विघ्नों को पार करके नायक जब फल प्राप्ति की ओर बढ़ता है, अनेक कठिनाइयों, अनेक विघ्नों, अनेक परेशानियों को पार करके, अनेक संघर्षों को पार करके जब नायक फल प्राप्ति की ओर बढ़ता है तो उसको कहा जाता है प्रत्याशा। और अगला बिंदु क्या है, नियता। सारे विघ्नों को दूर होने पर, सारी परेशानी, सारी कठिनाइयों के दूर हो जाने पर फल प्राप्ति के विश्वास की अवस्था, यानी
निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, उस विश्वास की अवस्था को कहा जाता है नियताप्ति। और अंत में होता है फलागम, नायक द्वारा लक्ष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति की अवस्था को फलागम कहते हैं। अब आइए अर्थ प्रकृति की बात करते हैं। यह कथानक निर्माण के तत्व हैं। इनकी विभिन्न स्तुतियां जो होती है, ये क्या है, कथानक निर्माण के तत्व हैं। इन्हीं की विभिन्न जो स्थितियां होती हैं, उन्हीं से नाटक का कथा तत्व निर्मित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। इसमें प्रथम यह भी 5 प्रकार की हैं। पहला है बीज, कार्य व्यापार से उत्पन्न तथा नायक के कर्म तथा फल की ओर बढ़ने वाला, इसको बीज कहते हैं। अगला बिंदु है, अगली अर्थ प्रकृति क्या है, अगली अर्थ प्रकृति है साथियों बिंदु। बीज के विकास एवं अंतर कथा को प्रधान कथा से जोड़ने का कार्य करता है कौन, बिंदु। ठीक है, अगला देखिए पताका, मूल कथा के साथ साथ नाटक में चलने वाली कथा। मूल कथा की ऐसी कथा जो मूल कथा के साथ नाटक में चलती है, उसको कहते हैं पताका, अर्थ प्रकृति। और अगली अर्थ प्रकृति है प्रकरी, मूल कथा के बीच बीच में कुछ दूर तक चलने वाली कथा क्या है, ये प्रकरी है। और कार्य, यह नायक द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की अवस्था है, उद्देश्य की प्राप्ति की स्थिति है। यह अर्थ प्रकृति जो है, कार्य जो है, इसका सीधा आप कह सकते हैं उद्देश्य। कार्य मतलब क्या है, यहाँ नायक द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति जो है उसको यहाँ कार्य कहा गया है, कार्य अर्थ प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब आइए संधियों की बात करते हैं। कथा विन्यास के जो तीसरा सोपान है के आधार पर जो तीसरा सोपान है वो संधि है। संधि का क्या कार्य है साथियों, संधि का कार्य है ये दो कथा वस्तु के अंशों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसके नाम से संधि जो है वो जोड़ने का ही काम करती है। यह दो कथा वस्तु के अंशों को आपस में जोड़ती है। अब इसमें पहली संधि देखिए, संधि के 5 प्रकार दिए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। यह जो है परीक्षा के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली संधि कौन है, मुख। मुख का कार्य क्या है, बीज और आरंभ, बीज और आरंभ को मिलाने वाली संधि को कहते हैं मुख। ठीक है, अगली संधि है प्रतिमुख, यह बिंदु और प्रयत्न को आपस में मिलाने वाली संधि है। तीसरी संधि है गर्भ, यह पताका और प्रत्याशा, यानी पताका और प्रत्याशा को मिलाने वाली संधि है। और चौथी संधि है विमर्श, प्रकरी और नियताप्ति को मिलाने वाली संधि। प्रकरी और नियताप्ति को मिलाने वाली संधि क्या है, वो विमर्श है। और फलागम तथा कार्य को मिलाने वाली संधि जो है उसको निर्वहन कहते हैं। साथियों, आज के वीडियो में आज की कक्षा में हमने नाटक के तत्वों पर विस्तार से चर्चा की। आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित रूप से इससे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगली कक्षा में हम नायिका भेद एवं नायक के भेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में नायक नायिका भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।